हेलो, वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अराइज हुए हैं एक सिंगल सेल से, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से। इसका मतलब क्या है कि सेल, कोई पर्टिकुलर सेल है वो ही फर्दर नए सेल को बनाता है। और ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बाय अ प्रोसेस विच इज नोन एज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन क्या, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसके दौरान सेल जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है, या हम कह सकते हैं रेप्लिकेट होता है, और फर्दर क्या होता है, सेल की ग्रोथ होती है। ठीक है। अब ये जो पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जिसमें क्या क्या होता है, जिसके दौरान सेल अपना, जैसा कि जस्ट हमने अभी बोला कि सेल अपना जीनोम मल्टीप्लाई करता है या रेप्लिकेट करता है, और इसके साथ साथ ही सेल बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी सिंथेसाइज करता है जो सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल हैं। ठीक है। इसके बाद फाइनली सेल जो है वो एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ इवेंट है इसे कहा जाता है सेल साइकिल। फाइन। तो सेल साइकिल के दौरान क्या होते हैं, जितने भी नॉर्मल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन और कॉन्स्टिट्यूएंट का सिंथेसिस, ये सारी प्रोसेसेस होती हैं सेल साइकिल के दौरान। सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब सेल जो है कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। बट ये जो डीएनए डुप्लीकेशन की हमने बात करी कि डीएनए रेप्लिकेट होता है, ये पूरे सेल साइकिल के कंप्लीट इवेंट के दौरान किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में ही होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि डीएनए जो है वो कंटिन्यूसली रेप्लिकेट होता रहेगा। तो पूरी सेल साइकिल में किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में डीएनए का सिंथेसिस या डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ये फेज कौन कौन से हैं? तो सेल साइकिल को जनरली हमने दो फेज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन being interphase and the second one is M phase और mitotic phase। ठीक है। तो ये वो फेज है जिसके दौरान एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब सेल जो है दो डॉटर सेल्स में या फर्दर डिवाइड होगा। तो दैट अकर्स एक्चुअली ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज। तो अगर इसके दौरान सेल डिवीजन होता है तो व्हाट इज दिस? तो इंटरफेज को जनरली कंसिडर किया जाता है कि ये रेस्टिंग स्टेज है, मतलब सेल साइकिल में एक रेस्टिंग पीरियड है, दैट इज इंटरफेज। बट वैसे तो इसे रेस्टिंग पीरियड कहा जाता है, बट इंटरफेज इज द मोस्ट मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज। क्यों है देखते हैं। इंटरफेज को भी फर्दर हमने तीन पार्ट्स में या तीन फेजेस में डिवाइड किया है, दैट इज G1 फेज, S phase and G2 phase। ठीक है। तो इंटरफेज को मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज क्यों कहा गया है? उसका रीजन ये है कि इस पूरे फेज के दौरान जो सेल है वो अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद की जो स्टेज है उसके दौरान उसे डिवाइड होना है। तो ऑब्वियसली वो जो प्रिपरेटरी फेज है जिसके दौरान सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, प्रिपेयर कर सकता है इन टर्म्स ऑफ जो भी उसे जरूरी चीजें चाहिए आगे फर्दर इस माइटोटिक पीरियड के दौरान या माइटोसिस के दौरान। तो जो भी चीजें या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन सभी का सिंथेसिस या उन सभी की असेंबली कब होने वाली है? इस फेज में होने वाली है। फाइन। तो सबसे पहले है G1 फेज। तो G1 फेज क्या है? G1 फेज इज द फेज बिटवीन किस किस के बीच में? माइटोसिस फेज एंड S फेज। ठीक है। ये माइटोसिस फेज और एस फेज के बीच का पीरियड है। माइटोसिस और एस फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है दैट इज एस फेज। ठीक है। और इससे पहले क्या रहा होगा? ऑब्वियसली एम फेज। ठीक है। क्योंकि सेल साइकिल ऐसे तो चल रही है ना, माइटोटिक फेज आ रहा है मतलब सेल डिवीजन हो रहा है, देन इंटरफेज मींस रेस्टिंग पीरियड, देन अगेन सेल डिवाइड कर रहा है, देन अगेन रेस्टिंग पीरियड, यही चल रहा है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि G1 फेज इज द फेज बिटवीन माइटोसिस फेज
एंड एस फेज। फाइन। अब एस फेज क्या है? माइटोसिस, ये जो जीवन फेज है, इसके दौरान भी सेल की ग्रोथ हो रही होगी इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक अगर कांस्टेंट की हम बात करें, बट डीएनए सिंथेसिस नहीं होता है। जैसे कि जस्ट अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि पूरी सेल साइकिल में डीएनए का सिंथेसिस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर स्टेज पे होता है, एंड दैट स्टेज इज एस फेज, जहां पे डीएनए सिंथेसिस या डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन होता है। फाइन। तो अब हमें समझ में आ गया कि पूरी सेल साइकिल में कौन से पीरियड में डीएनए रेप्लिकेशन होता है। नाउ नेक्स्ट करता है G2 फेज। अगेन G2 फेज भी क्या है? इस दौरान भी सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि इसको क्या होना है? इट इज द फेज बिटवीन एस फेज एंड एम फेज। ठीक है, अब इसको क्या करना है नेक्स्ट? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब अगले उसमें डिवीजन, सेल डिवीजन होने वाला है। तो बेसिकली इट इज द फेज बिटवीन एस फेज एंड द अपकमिंग एम फेज। तो फाइनली हम ये समझ गए हैं कि जो सेल साइकिल है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज interphase and M phase. M phase is the phase during which actual cell division occur, and interphase is the preparatory phase where the cell prepare itself to divide. अपने आप को वो prepare कर रहा है डिवाइड होने के लिए। फाइन। अब आती है बारी जो एवरेज सेल साइकिल का टाइम ड्यूरेशन अगर हम लेके चलें, तो जो ये एवरेज सेल साइकिल है वो जनरली 24 आवर्स की है। मीन्स ये वेरी कर सकती है स्पीशीज टू स्पीशीज या अलग अलग उसमें, बट हम अप्रोक्सीमेटली अगर ह्यूमन सेल की बात करें तो जो एवरेज ड्यूरेशन है इट इज ऑफ 24 आवर्स। ठीक है। अब 24 आवर्स होने के बाद भी हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी साइकिल जो है वो अलग अलग ड्यूरेशन में डिवाइड है इन अलग अलग फेजेस में। कैसे? ये देखें। फाइन। तो इसको हम लिखते हैं फेज वाइज। फॉर सपोज इफ दिस इज एम फेज, दिस इज G1 फेज, दिस इज S or synthesis phase, and this is G2 phase. फाइन। तो अगर हम इनका टाइम ड्यूरेशन डिवाइड करें तो हम ये देखते हैं कि जो एम फेज है इट टेक्स अबाउट 1 आवर, G2 फेज टेक्स अबाउट 11 आवर्स, S फेज टेक्स अबाउट 8 आवर्स एंड G2 फेज टेक्स अबाउट 4 आवर्स। सो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जो एक्चुअल एम फेज है, एम फेज यानी कि जहां पे एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, तो उसमें ऑन एन एवरेज कितना टाइम लग रहा है? 1 आवर। इसका मतलब क्या है कि सेल डिवीजन में सिर्फ 1 आवर लग रहा है। एवरेज 24 आवर्स की जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है उसमें से 1 आवर सेल डिवीजन में लग रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 95% ऑफ टाइम जो सेल साइकिल का लग रहा है वो किस में लग रहा है? इंटरफेज में। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो कंज्यूम होता है वो किस फेज में कंज्यूम होता है? इंटरफेज में। ठीक है। तो क्योंकि जैसे हम देख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 1 आवर इन एम फेज, 11 आवर्स फॉर G1 फेज, 8 आवर्स फॉर S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज जहां पे डीएनए डुप्लीकेशन होता है, एंड G2 फेज टेक्स अबाउट 4 आवर्स। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो हमेशा डिवाइड नहीं करते, दे डिवाइड ओनली ओकेजनली। कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ तभी डिवाइड करते हैं जब इनके डिवीजन की ज़रूरत हो, मतलब जब सेल को इनकी ज़रूरत हो तभी ये डिवाइड करते हैं, अन्यथा ये डिवाइड नहीं करते हैं। तो वो सेल्स जो सिर्फ ओकेजनली ही डिवाइड करते हैं, दे एंटर अनदर फेज इन द सेल साइकिल विच इज नोन एज G0 फेज। ठीक है, इनको मैं डॉटेड लाइन से
वो कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि वैसे तो सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, बट जब ज़रूरत हो, अब वो ज़रूरत कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल एक फिंगर टिप पे कहीं पे हमारा कट लग गया, तो आप देखते होंगे सेल लॉस्ट हो जाते हैं या डेड हो जाते हैं, ठीक है? तो फिर लेकिन कुछ टाइम बाद वो जो घाव होता है वो भर जाता है। वो क्यों भरा है? कि ऑब्वियसली सेल्स ने क्या करे, नए सेल्स को वहाँ पे रिप्लेस कर दिया, सेल डिवीजन और नए सेल्स आने की वजह से अब वो घाव क्या है, कंप्लीटली भर गया। तो जब भी सेल्स को ज़रूरत होती है सिर्फ तब ही डिवाइड करते हैं। तो वो सेल्स जो ओकेजनली डिवाइड करते हैं, दे एंटर अनदर फेज विच इज नोन एज जी नॉट फेज या क्वीसेंट स्टेज जिसे कहा जाता है। अब ये जो एम फेज है या माइटोटिक फेज है, इसमें भी अलग अलग स्टेजेस आते हैं कि सेल किस तरीके से डिवाइड करता है। तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग स्टेजेस क्या हैं। लेट्स हैव अ लुक। So these are the 4 different stages of cell division यानी कि माइटोसिस। कौन कौन सी? प्रोफाज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फाइन। तो अब हम ये देखते हैं कि इन अलग अलग स्टेजेस के दौरान क्या क्या इवेंट्स होते हैं सेल में। सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस। बेसिकली ये जो माइटोसिस का फेज है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम कैरियोकाइनेसिस एंड इट एंड्स एट साइटोकाइनेसिस। होता क्या है? कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, बेसिकली ये न्यूक्लियाई का डिवीजन। और फिर ये अलग अलग फेजेस इसमें चलते हैं एंड लास्ट में जो ये प्रोसेस एंड होता है विद साइटोकाइनेसिस विच इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होते ही जो एक सेल है वो कंप्लीटली 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाता है एंड फाइनली द डिवीजन इज कंप्लीटेड। तो हम जानते हैं कि करके कि ये फेजेस कैसे कैसे हैं और क्या क्या चलता है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, द फर्स्ट फेज इज प्रोफाज। इंटरफेज में जो एक स्टेज आती है दैट इज एस फेज, उस दौरान डीएनए का ड्यूप्लीकेशन होता है। ठीक है, भले ही डीएनए ड्यूप्लीकेटेड हो जाता है बट वो उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता या इंटरस्पर्स मतलब इस तरीके से फैला हुआ रहता है। अब जैसे ही प्रोफाज स्टार्ट होता है तो ये जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर होता है, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन किया है कि क्रोमैटिन क्या है या क्रोमोसोम्स क्या है। ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है जो डीएनए एंड प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या इनका ये और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है या कंडेंस हो जाता है किस दौरान? प्रोफाज के दौरान, जिसकी वजह से वो हल्का हल्का विजिबल होने लग जाता है। फाइन। और क्या होता है इस पूरे स्टेज के दौरान कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये देखिए ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट होने लग जाती है। ठीक है, इसका ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है प्रोफाज स्टेज में। और फर्दर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये क्रोमोसोम्स हैं। और ये किस तरीके से, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप देखते हैं ये डबल है। जब भी क्या होता है एस फेज में डीएनए ड्यूप्लीकेशन होता है तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स बनती हैं जिनको हम अगर ठीक है कुछ इस तरीके से विजिबल होता है, जिसमें एक सेंट्रल कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है जिसे कहा जाता है सेंट्रोमेर। और ये जो 2 आप देख पा रहे हैं, दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स। फाइन। ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ईच सिस्टर क्रोमैटिड कंसिस्ट ऑफ 1 ऑफ द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड। क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो रखा है तो ये जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये दोनों में ही एक जो स्ट्रैंड होता है दैट इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड।
ठीक है। तो इस तरीके से ये विजिबल्स का स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोफाज में क्या होता है, आप देखिए मैंने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किए हैं ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। तो इस तरीके से ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए रहते हैं। और ये कैसे जुड़े हुए रहते हैं, सेंट्रोमियर रीजन पे एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन से, जिन्हें कहा जाता है कोहेसिन प्रोटीन। सो कोहेसिन प्रोटीन की हेल्प से ये जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में लिंक होते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। एक और चीज़ प्रोफाज में क्या होती है कि जिस तरीके से डीएनए का ड्यूप्लीकेशन हुआ, उसी तरीके से एक और चीज़ दैट इज सेंट्रोजोम भी ड्यूप्लीकेट करता है इंटरफेस में। ये सेंट्रोजोम का काम क्या है, ये सेंट्रोजोम या हम कह सकते हैं सेंट्रोजोम में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेंट्रियोल्स कहते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है ऑपोजिट पोल में, किस स्टेज में, प्रोफाज के दौरान। ठीक है, तो प्रोफाज स्टेट में जो सेंट्रोजोम्स होते हैं, जो कि माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। अब उनका क्या रोल है वो हम अगले स्टेज में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रोजोम का मूवमेंट हो जाता है। फाइनल अगर हम एक ब्रीफ ले लें कि प्रोफाज में होता क्या है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिग्रेड होने लग जाती है, क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस या कॉम्पैक्ट होने लग जाता है। ठीक है, जिससे वो विजिबल होने लग जाता है, और सेंट्रोजोम का मूवमेंट होने लग जाता है ऑपोजिट पोल्स में। फाइन, अब हम आगे देखते हैं। तो इस आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। अब आप इसमें देख सकते हैं जो नेक्स्ट स्टेज आती है दैट इज मेटाफेज। तो मेटाफेज की स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जितने भी क्रोमोसोम है वो एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। और वो अलाइनमेंट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर्स, जो आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे, सेंट्रियोल जो आपको दिख रहे होंगे ये। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, डुप्लीकेट मतलब डबल, दो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल्स बेस्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। तो इनका काम होता है, मतलब ये पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइज, एक डायनामिक स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसमें पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन होता रहता है। ठीक, मेटाफेज जो होता है वो सबसे ज़्यादा डायनामिक फेज है। डायनामिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस फेज में जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जैसे कि जस्ट हमने बोला कि ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनकी असेंबली और डिसअसेंबली होती रहती है। ठीक है, और ये ही फर्दर क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के काम आते हैं। तो क्योंकि इनकी असेंबली और डिसअसेंबली होती रहती है, तो इस वजह से जो ओवरऑल मेटाफेज है ये एक हाईली डायनामिक फेज है। फाइन, अब क्या होता है, क्योंकि इससे जो पहले वाली स्टेज थी प्रोफाज, उसमें हमने बोला था कि एक तो न्यूक्लियर ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो ब्रेकडाउन होने लग जाता है। एंड सेकेंडली जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस होने लग जाता है। अब इस स्टेज में आके, यानी कि मेटाफेज में आके, जो क्रोमोसोम कंडेंसेशन का काम था वो अब फाइनली कंप्लीट हो गया है, और क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं इस स्टेज में। कैसे, इस तरीके से, जैसे कि जस्ट हमने भी बताया था कि जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं जो कि अटैच हैं एक पॉइंट पे, जिसको हम कह रहे हैं सेंट्रोमियर, जो सेंट्रल में जो कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन है, ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये सेंट्रोमियर से अटैच हैं थ्रू एक प्रोटीन है विच इज नोन एज कोहेसिन प्रोटीन, जो दोनों को एक साथ हेल्ड करके रखता है। फाइनली अब क्या होता है कि इस तरीके का जो ये स्ट्रक्चर है ये क्लियरली विजिबल हो जाता है मेटाफेज में, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा जो कंडेंसेशन का प्रोसेस है या कॉम्पैक्शन का जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट हो गया है। सेकेंडली जो न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन का प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो जाता है। एंड वन मोर थिंग क्या होता है कि ये जो सेंट्रोमियर है, ठीक है, इसी पे एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं किनेटोकोर्स। फाइन, अब जैसे ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स पे दोनों साइड पे एक एक किनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे क्या होता है कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर्स हैं ये जनरेट करते हैं स्पिंडल फाइबर्स, या हम, क्योंकि माइटोसिस प्रोसेस है तो इसको हम माइटोटिक स्पिंडल भी कहते हैं। और ये जाके अटैच होते हैं आपके, जैसे कि मैंने डायग्राम में बताया है, अटैच होता है किनेटोकोर्स से। आई होप दिस इज विजिबल टू यू ऑल। तो इस तरीके से जो माइटोटिक स्पिंडल हैं या स्पिंडल फाइबर्स हैं ये अटैच होते हैं किनेटोकोर्स से, और क्योंकि ये किनेटोकोर्स से अटैच होते हैं इसीलिए इन्हें किनेटोकोर्स माइक्रोट्यूब्यूल भी कहा जाता है। फाइन,
तो इस तरीके से अटैच होंगे दोनों साइड से, क्योंकि हमने बोला था कि इससे प्रीवियस फेज में जो सेंट्रोजोम है वो दोनों तरफ, सेंट्रियोल्स जो है वो दोनों पोल्स में मूव करते हैं, मतलब दोनों ही साइड सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जनरेट करते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल जैसे कि आप जानते हैं ये क्या होता है, एक इनकी असेंबली और डिसअसेंबली कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसी तरीके से दोनों ही पोल्स पे आप देखते हैं ये माइटोटिक स्पिंडल जनरेट हो रहे हैं और वो दोनों ही तरफ से, क्योंकि किनेटोकोर्स पे जैसे कि हमने बोला दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली इसको रिप्रेजेंट करूँ, सपोज ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, फाइन, और यहाँ पे भी एक किनेटोकोर प्रेजेंट है और यहाँ पे भी एक किनेटोकोर प्रेजेंट है। तो जो स्पिंडल फाइबर है वो दोनों ही एंड से, मतलब जो ऊपर के पोल पे इस तरीके से यहाँ से वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा एंड सिमिलरली दूसरे किनेटोकोर से दूसरे पोल से अटैच हो जाएगा। तो दोनों पोल से जो है स्पिंडल जो है वो किनेटोकोर से अटैच हो गए हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, सिस्टर क्रोमैटिड्स में। अब क्या होता है, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर्स की वजह से वो अटैच हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये जितने भी क्रोमोसोम है ये एक प्लेन में आ जाते हैं, ये एक लाइन में आ जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यही इस स्टेज की स्पेशलिटी है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स का अलाइनमेंट हो जाता है। ठीक है, इस तरह के अलाइनमेंट को कहा जाता है। ये है आपकी मेटाफेज प्लेट। फाइन, तो अगर हम मेटाफेज स्टेज को समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनमें जो किनेटोकोर्स प्रेजेंट हैं, तो वो स्पिंडल फाइबर्स किनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। और क्योंकि दोनों ही पोल्स में आपके जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो दोनों ही साइड से, मतलब दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स पे जो किनेटोकोर्स प्रेजेंट हैं, तो दोनों पोल से वो अटैच हो जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनका अलाइनमेंट हो जाता है एक प्लेन में, जिसको कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज। इसमें क्या होता है, क्योंकि प्रीवियसली जो किनेटोकोर्स माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो किनेटोकोर से अटैच हो चुके हैं, जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स में है। अब क्या होता है, जब वो अटैचमेंट हो गया तो वो दोनों ही साइड्स से क्या करते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट पोल्स की तरफ पुल करते हैं। मतलब क्योंकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अटैच हैं, तो दोनों ही साइड से वो क्या करेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे और दोनों पोल्स की तरफ इस तरीके से पुल करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। फाइन, इस मेटाफेज में इस तरीके से अलाइनमेंट था, दोनों साइड से स्पिंडल अटैच हो रखे हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड्स जो आपस अभी तक जो अटैच थे, अब वो सेपरेट हो गए हैं और एक पेयर से अब वो सिस्टर क्रोमैटिड नहीं रहे। सिस्टर क्रोमैटिड्स वो तभी तक थे जब तक वो अटैच थे। अब क्योंकि वो अलग हो गए हैं तो हम उन्हें डॉटर क्रोमोसोम्स कहेंगे। फाइन, तो ये जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं अब कुछ ऊपर की तरफ चले गए हैं, जो इस तरीके जो ऊपर की साइड से अटैच थे, और बाकी जो है दूसरे पोल की तरफ चले गए जो दूसरी साइड से अटैच थे। अब इनका मूवमेंट किस तरीके से होता है, क्योंकि जो किनेटोकोर्स है वो इस तरीके से सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट है ना वो स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से अटैच है, तो उनका मूवमेंट इस तरीके से होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है और जो क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ रह गई हैं। फाइन, इसको अगर मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये स्ट्रक्चर है एक सिस्टर क्रोमैटिड का, फाइन, एंड इफ दिस इज द सेंट्रोमियर, ठीक है, तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है, किनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल है, हम कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर है, वो अटैच हो रखा है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये पुल होगा तो ऑब्वियसली जब उसको कोई खींचेगा, कोई फोर्स लगा के उसको पुल करने की कोशिश करेगा, तो ये वाला जो पार्ट है वो लीड करेगा, मतलब आगे आगे चलता रहेगा, क्योंकि वहीं से अटैचमेंट तो वहीं से हो रखा है ना। और जो चीज़ पीछे रह गई वो क्या है, आर्म्स है। तो आप देखिए अभी ये ऐसा है, जब इसका अटैचमेंट होगा और जब ये मूव करेगा तो ये इस तरीके से मूव करेगा कि ये आगे आगे चलेगा और इसके आर्म्स, ये जो दो आर्म्स है ये पीछे रह जाएंगी। फाइन, तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये जो है आगे, ये है आपका सेंट्रोमियर एंड दीज आर द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। फाइन, तो इस तरीके से स्पिंडल फाइबर के थ्रू जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं अब वो सेपरेट हो गए हैं एक दूसरे से और वो दोनों पोल्स की तरफ मूव कर गए। और अब क्योंकि वो सेपरेट हो गए एक दूसरे से, तो अब हम उन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं कह रहे हैं, हम उन्हें डॉटर क्रोमोसोम कह रहे हैं।
फाइन। अब आपको याद होगा एक और चीज़ हमने बोली थी कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक प्रोटीन से जिसे कहा जाता है कोहेसिन प्रोटीन। फाइन। तो अब जैसे ही एनाफेज स्टेज में एंट्री होती है तो एंजाइम नेम्ड सैपरेज, फाइन, वो डिग्रेड कर देता है कोहेसिन प्रोटीन को। ठीक है, कोहेसिन प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है सैपरेज, और क्योंकि अब कोहेसिन प्रोटीन डिग्रेड हो गए हैं तो अब आसान हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग करना। फाइन। और ये जो सैपरेज एंजाइम है ये एक्टिवेट होता है एनाफेज स्टेज में पहुंचने के बाद ही, इसीलिए सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ तक अलग नहीं होते हैं, वो सिर्फ अलग कब होते हैं जैसे ही एनाफेज में वो पहुंचते हैं। जैसे ही एनाफेज स्टेज में पहुंचेंगे वहां पे सैपरेज एंजाइम एक्टिवेट होगा और वो क्या करेगा, कोहेसिन प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा। और क्योंकि कोहेसिन प्रोटीन अब डिग्रेड हो चुका है तो नाउ इट बिकम्स इजियर टू सेपरेट द सिस्टर क्रोमैटिड्स। फाइन। ओके, अब एनाफेज के बाद जो हमारी लास्ट स्टेज आती है दैट इज टेलोफेज। इस स्टेज में क्या होता है, क्योंकि जो सेपरेटेड क्रोमोसोम्स थे वो अब क्या करें, अपने अपने पोल्स में पहुंच गए। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर और एक नीचे, ये जो हमने जस्ट इससे प्रीवियस स्टेज में देखा कि स्पिंडल फाइबर्स की वजह से जो अटैचमेंट हुआ था और क्रोमोसोम्स को एक अपोजिट पोल्स की तरफ पुल किया गया था, उसके बाद क्या कर गए, दोनों ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए हैं। अब इस स्टेज में क्या होता है कि अभी तक जो हमने देखा कि क्रोमोसोम्स विजिबल हैं, लेकिन अब इस स्टेज में क्या होती है, क्रोमोसोम की आइडेंटिटी लूज होने लग जाती है। मतलब अब वो क्लियरली विजिबल नहीं होंगे और वो क्या करते हैं, डीकंडेंस होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ऑल्सो ये जो इसके चारों तरफ, ये तो आपका जेनेटिक मटेरियल हो गया, हम कह सकते हैं क्रोमोसोम। ठीक है। और इसके चारों तरफ अब जो ये न्यूक्लियर एनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब जो सेल डिवीजन है वो अपने आखिरी स्टेज पे आ गया है। ठीक है। और कंप्लीशन की तरफ प्रोग्रेस करने वाला है। तो जो न्यूक्लियर एनवलप यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन जिसका हो गया था, अब वो टेलोफेज में आके फिर से बनना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। कैरियोकाइनेसिस जैसे कि दो डॉटर न्यूक्लियाई का बनना, तो इस तरीके से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। नाउ अब अगला प्रोसेस क्या है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब क्योंकि न्यूक्लियस तो अलग अलग हो गए हैं, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी अलग अलग हो गया है दोनों उसमें, अब बारी है इस पूरे सेल का दो सेल्स में डिवाइड होना। तो दैट अकर्स थ्रू द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो दैट इज साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस के थ्रू वापस से क्या हो गया, ये देख सकते हैं आप, ये जो एक डॉटर सेल अभी तक आ रहा है, एक जो पेरेंट सेल था, अब वो फाइनली क्या हो गया, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया। फाइन। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है माइटोसिस का, इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। व्हाई? क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, पेरेंट में जितने क्रोमोसोम रहेंगे पेरेंट सेल में, उतने ही क्रोमोसोम्स जो डॉटर सेल्स है उसमें भी प्रेजेंट होंगे। सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम, दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। फाइन। तो एक बार इस पूरे माइटोसिस प्रोसेस को हम समराइज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए ये और ज़्यादा इजी हो जाए समझने के लिए। फाइन। तो हमने कहा था कि जो माइटोसिस प्रोसेस है उसके बेसिकली 4 फेजेस हैं, प्रोफाज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ठीक है। और 2 प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है एंड फाइनली 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। स्टार्ट करते हैं, हमने प्रोफाज से स्टार्ट किया था। तो प्रोफाज में क्या होता है, जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा है, वो धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो जा रहा है। कंडेंस मतलब इससे पहले जो एस फेज आया था, इंटरफेज के दौरान उसका डुप्लीकेशन हुआ था। अब प्रोफाज में वो कॉम्पैक्ट होना, धीरे धीरे कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है जिससे कि वो विजिबल होने लग जाए। हालांकि कंडेंसेशन कंप्लीट नहीं होता है बट कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियर एनवलप है इसका ब्रेक डाउन होने लगता है, मतलब धीरे धीरे ये अब क्या हो रही है, टूटने लग जा रही है।
फाइन, इसके हम अगले स्टेज पे पहुंचते हैं, मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अटैच होते हैं जो सिस्टर क्रोमैटिड्स पे किनेटोकोर्स प्रेजेंट है, वहाँ पे आपकी जो माइटोटिक स्पिंडल है वो अटैच हो जाते हैं, जिन्हें किनेटोकोर्स माइक्रोट्यूब्यूल भी कहते हैं। फाइन, जिसकी वजह से जितने भी क्रोमोसोम है वो एक प्लेन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, जिसको कहा जाता है मेटाफेज प्लेट। फाइन, नेक्स्ट आते हैं आपके एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि वो जो माइक्रोट्यूब्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर है वो दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या करता है, ऑपोजिट पोल की तरफ पुल करना स्टार्ट कर, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टर क्रोमैटिड्स का मूवमेंट हो जाता है, होने लग जाता है ऑपोजिट पोल्स की तरफ, एंड फाइनली ये जो सेपरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है इन लास्ट स्टेज, दैट इज टेलोफेज। तो टेलोफेज में अब क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होता है, अपने अपने पोल्स पे पहुंच गए हैं। अब क्या होता है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है उनके चारों तरफ वापस से रिफॉर्म होने लग जाती है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होते ही फाइनली जो ये एक सेल है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। वी कैन से दैट इन माइटोसिस एक तो इक्वेशनल डिवीजन होता है, दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम, और सेकेंडली माइटोसिस डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल ग्रोथ, ठीक है, सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये ऐसे सेल्स जनरेट करता है जिसमें क्या है, आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट है, जिसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पेरेंट सेल्स के पास जिस तरीके का जेनेटिक कंपोनेंट होगा, क्योंकि वो सेम पास हुआ है डॉटर सेल्स में, तो इसलिए जेनेटिक कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। डिप्लॉयड आई होप आप समझते होंगे, जिसमें क्या होते हैं 2n मतलब 2 कॉपीज होती हैं ईच क्रोमोसोम। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल्सो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, हम वी कंसिस्ट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 23 यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम, ठीक है। तो सपोज ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें इस तरीके की क्रोमोसोम है। फिर एस फेज में क्या होगा, ऑब्वियसली ड्यूप्लीकेशन हो जाएगा। तो ड्यूप्लीकेशन को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, सपोज इस तरीके का क्रोमोसोम है, ये डुप्लीकेटेड है, ठीक है। और ये इस तरीके से क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब भी डुप्लीकेशन होता है तो आपने देखे कि सिस्टर क्रोमैटिड्स वो हो जाते हैं, बट यहाँ पे वो उतने विजिबल नहीं रहते, वो आगे के स्टेजेस में विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और 2c ये क्या है, डीएनए का कंपोजिशन है। फाइन, एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एस फेज आया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। फाइन, चेंज क्या होगा, डीएनए कंटेंट। तो डीएनए कंटेंट कैसे चेंज होगा कि ये डबल हो जाएगा, 2c से 4c बन गया, ठीक है, मतलब जितना कंसेंट्रेशन था उसका डबल हो गया। हाउएवर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। सिमिलरली G2 फेज में, क्योंकि अब इसको आगे बढ़ना है तो सेम रहेगा, 2n एंड 4c नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड द डीएनए कंसेंट्रेशन। अब एम फेज में डिवीजन होगा, जैसे कि आप जानते हैं प्रोफाज में किस तरीके से होता है। मेटाफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो और ज़्यादा क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर के थ्रू दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, और एनाफेज में क्या होते हैं, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो जब वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे तो वो कैसे बन जाएंगे, इसको मैं इस तरीके से, क्योंकि 2 डॉटर सेल्स बन रहा है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, एक सिस्टर क्रोमैटिड मतलब एक क्रोमोसोम जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम कह रहे हैं, और
दूसरे पोल की तरफ जाएगा। उसी तरीके से ये भी एक सिस्टर क्रोमैटिड का एक पार्ट यानी कि डॉटर क्रोमोसोम यहाँ एंड द अनदर टू द अनदर पोल। फाइन। तो इस डायग्राम से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो स्टार्टिंग डीएनए कंटेंट या जो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम नंबर था, तो यहाँ आके भी वो ही रहेगा। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जैसे आप देखते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4, यहाँ पे भी आपको 4 ही दिख रहा है। दैट मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम 2n। और डीएनए कंटेंट भले यहाँ पे डबल हो गया था, बट जब वो 2 डॉटर सेल्स बने तो वो डीएनए कंटेंट दोनों डॉटर सेल्स में या जेनेटिक कंपोनेंट दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड हो गया। दैट मीन्स दिस इज द डीएनए कंपोनेंट। सिमिलरली 2n 2c, ठीक है। और जो स्टार्टिंग था वो भी था 2n एंड 2c। फाइन। तो सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम फ्रॉम पेरेंट and in the daughter cell, so this type of division is known as equational division. Fine. Now so that was all for today. I hope आप समझे होंगे कि माइटोसिस कैसे अकर होता है या माइटोसिस का प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या उसके डिफरेंट स्टेजेस होंगे। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर। थैंक यू।